हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर और साथ ही साथ टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो कर सकते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम। तो इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। हमने चैप्टर 4 में देखा था एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं तो दे विल एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये हमने चैप्टर 4 में देखा था। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद फर्दर इन चैप्टर 6 वी हैव सीन दैट अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये भी देखा था चैप्टर 6 में कि अगर हमारे पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट टू आवर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी चार्जेस जो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, उससे ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई उससे डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये क्लोज लूप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होगी। ये सारी बात हमने उस चैप्टर में डिस्कस करी थी। नेक्स्ट, इज़ द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? दस एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही क्वेश्चन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पूछा और उन्होंने आर्ग्यू किया दैट दिस वॉज इंडीड द केस। नॉट ओनली एन इलेक्ट्रिक करंट बट ऑल्सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ना सिर्फ एक चेंजिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है बट एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये आर्ग्यूमेंट दिया, क्यों ये आर्ग्यूमेंट दिया और इसको कैसे हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। इसके बाद while applying the Ampere circuital law to find magnetic field at a point outside a capacitor connected to a time varying current, Maxwell noticed an inconsistency in the Ampere circuital law। तो जब मैक्सवेल एक कैपेसिटर के आउटसाइड एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तब उन्हें इसमें इनकन्सिस्टेंसी दिखी। वो क्या थी उसे समझते हैं। तो देखो, सपोज इस पॉइंट पे वो एक पॉइंट आउटसाइड इस कैपेसिटर के, यहाँ पर वो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे थे। वो कैसे करेंगे अप्लाई, तुम्हें पता है एम्पियर सर्किट लॉ के हम सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, एक क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप है और ये ओपन सरफेस है। सबसे पहले हमने जो क्लोज लूप कंसिडर किया, कुछ ऐसा क्लोज लूप कंसिडर किया हमने, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लोज लूप ऐसा कंसिडर किया। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमें पता है एम्पियर सर्किट लॉ से, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज पाथ वो कितना होगा, वो किसके इक्वल होगा, कितना करंट इस सरफेस को थ्रेड करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज लूप, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज लूप के अराउंड होगी, वो कितना होगा, कितना करंट इसको टीयर करता हुआ निकल। अब देखो, अगर सरफेस कैसा है, लेकिन अगर सरफेस जो हमने ओपन सरफेस लिया है वो कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है। तो क्लोज पाथ ये रहा और जो हमारी सरफेस है वो कैसी है, इस तरह से कुछ। ठीक है, सरफेस इस तरह, ओपन सरफेस हमारी इस तरह से। तब इस केस में कितना करंट थ्रेड करता हुआ निकल रहा है, देखो सरफेस बस यहाँ पर है, ओपन सरफेस यहाँ है। ठीक है, अगर ये 3D डायग्राम होता तो आपको बेटर तरीके से समझ आता ये 3D क्या कहना चाह रहा है ये यहाँ पर। तो इस सरफेस में जो करंट थ्रेड करता हुआ निकल रहा है, देखो अब कैपेसिटर के बीच में तो गैप है। ठीक है, यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है, तो इसमें से कोई भी करंट थ्रेड करता हुआ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो जो इसमें म्यू डॉट बी डी एल क्या आ जाएगा, म्यू डॉट बी डी एल इज, क्योंकि करंट तो ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी इस केस में, ज़ीरो आ जाएगी। बट हमें पता है
कि यहाँ पर पी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने इस केस में देखा था तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आ रही थी जब हमने जो ओपन सरफेस है हमारा उसको कुछ इस तरह से कंसिडर किया था। बट ओपन सरफेस जब हमने इस तरह से कंसिडर किया कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है। तो यही थी वो इनकन्सिस्टेंसी जिसकी वजह से एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो इसके लिए उन्होंने मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया उसको देखते हैं। तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि इसके बाद he suggested the existence of an additional current called by him the displacement current to remove the inconsistency। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि फ्री स्पेस था, जो गैप था कैपेसिटर के बीच में, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा करंट फ्लो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये उन्होंने ऐड किया और इससे हम एम्पियर सर्किट लॉ को फिर उन्होंने कंप्लीट भी किया। Maxwell formulated a set of equations involving electric and magnetic field and their sources, the charge and current densities. This equation are known as Maxwell equation। तो Maxwell ने equation formulate करी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व थे, उनके सोर्सेज, चार्ज और करंट डेंसिटीज, और इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, जिसे हमें चैप्टर में आगे स्टडी करना है। टुगेदर विद द लॉरेंस फॉर्ड फॉर्मूला दे मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऑल बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो लॉरेंस फॉर्ड फॉर्मूले से और मैक्सवेल इक्वेशन से हम सारे लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉरेंस फोर्स क्या था, लॉरेंस फोर्स आपने देखा था, एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, अगर ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से प्लेस करता हूँ, तो इस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा, द टोटल फोर्स विल बी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमने लॉरेंस फोर्ड चैप्टर 4 में देखा था। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन टू एमर्ज फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। तो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट कर रही है टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और स्पीड ऑफ लाइट जब हमने कैलकुलेट करी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किसके इक्वल आई, वो लाइट की स्पीड के इक्वल आई। यहाँ से मैक्सवेल ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो लाइट है, क्योंकि लाइट की स्पीड के इक्वल की क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आ रही है, यानी कि जो लाइट है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मैक्सवेल ने क्या कर दिया, मैक्सवेल ने ऑप्टिक्स को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को, तीनों को यूनिफाई कर दिया, इन तीनों डोमेन को यूनिफाई कर दिया। और हर्ट्ज ने 1885 में ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। और जब मार्कोनी ने और अदर साइंटिस्ट ने इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेक्नोलॉजी में यूज़ किया, तब इसने कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल के रख दिया। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके कॉन्सिक्वेंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को।